शायद चीन में एक पहाड़ी सड़क पर खुलता है जहां एक महिला लिफ्ट मांग रही है। ऐसा लगता है जैसे एक कार टूट गई है। एक ट्रक ड्राइवर बेसब्री से मदद की पेशकश करता है, लेकिन महिला उसे यह सोचकर अनदेखा कर देती है कि कार में एक सभ्य दिखने वाला आदमी आने के तुरंत बाद वह एक विकृत है और महिला जल्दी से अंदर आ जाती है। लेकिन दुख की बात है कि उसका निर्णय घातक हो जाता है और उसे एक कटे फटे मानव हाथ मिलते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं यह निर्दोष साबित होता है। दिखने वाला आदमी वास्तव में एक सीरियल किलर है। अगले ही मिनट वह अपनी कार रोकता है और एक रिंच पकड़ लेता है और महिला को मौत के घाट उतार देता है। कुछ दिनों बाद कई यात्रियों वाली एक सार्वजनिक बस वैन उसी सड़क से यात्रा कर रही है और बीमा एजेंट ड्राइवर टोनी को यह बताकर मनोरंजन कर रहा है कि कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक महिला कैसे लापता हो गई थी। इस बीच रेडियो पर एक घोषणा सभी को सूचित करती है कि पास के एक जंक्शन में एक गंभीर दुर्घटना हुई है जिसके कारण सभी सड़कें अवरुद्ध हैं। यात्रियों में से एक ली ने उल्लेख किया कि उसे समय पर अपनी नौकरी पर पहुंचना है, इसलिए ड्राइवर टोनी ने सुझाव दिया कि वे एक ऑफ रोड के माध्यम से एक चक्कर लगाएं। किसी ने भी निर्णय पर आपत्ति नहीं जताई और इसलिए जिस तरह से वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं उसके साथ बर्बाद यात्रा शुरू हो जाती है, जो टोनी से पता चलता है कि वह कभी नहीं आया है। बहरहाल वह गाड़ी चलाना जारी रखता है, लेकिन अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति बस को रोकने के लिए मजबूर करता है। अंधेरी सुरंग के बीच में वह क्या कर रहा है, इससे हर कोई डरता है, लेकिन वह आदमी यात्री निकला और टीटीयू बस में चढ़ गया। ली, जो एक समाचार पत्र पढ़ रहा है, को पता चलता है कि रहस्यमय व्यक्ति एक वांछित अपराधी है, इसलिए वह गुप्त रूप से सुरक्षा के लिए एक चाकू निकालता है। सारा बस में 2 महिलाएं हैं, एक महत्वाकांक्षी मॉडल और जियांग एक गर्भवती महिला। जहां तक बच्चों की बात है, पाक और फैन की एक जोड़ी भाई के लिए मौजूद है तो बात ऑटिस्टिक लगती है, लेकिन उसकी बहन उसकी देखभाल के लिए हमेशा मौजूद रहती है। ड्राइविंग के 20 मिनट बाद भी बस सुरंग के अंदर है तो टोनी को कुछ होने का शक होने लगता है। वह जानता है कि देश की सबसे लंबी सुरंग सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी है, जिसे पार करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और समूह घूमने और वापस आने का फैसला करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 30 मिनट की पूरी रफ्तार से यात्रा करने के बाद भी प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता। यह एक अंतहीन अंधेरी सुरंग है जिसमें किसी भी अन्य जीवित जीवों के कोई संकेत नहीं दिखते हैं, जिससे चालक टोनी बस को रोकता है और हर कोई निरीक्षण करने के लिए बाहर निकलता है। गर्भवती महिला जन को उसका मोबाइल फोन मिल जाता है, जिसे उसने गलती से लगभग 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार के पास गिरा दिया था। साबित करता है कि सुरंग कोई साधारण नहीं है। जब हर कोई घबराने लगता है तो वह स्थिति को संभाल लेता है और सभी को शांत होने के लिए कहता है और वह मदद पाने के लिए कुछ घंटों के लिए पैदल चलने का भी फैसला करता है। चून की सुरंग में खो जाना बहुत आसान है। वह बेहतर नेविगेशन के लिए एक लंबी रस्सी लेना चाहता है और वह रस्सी के एक छोर को लेकर चल रहा होगा जबकि दूसरा छोर बीमा आदमी वान के पास होगा। सौभाग्य से उसके लिए गर्भवती महिला के पास ऊन की बुनाई के लिए बहुत कुछ है। यह पहली बार है जब मैंने देखा है कि बुनाई एक शौक के रूप में काम आती है। इससे पहले कि वह रहस्यमय आदमी को छोड़ देता है जिसने पहले बस को रोक दिया था, वह भी उससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है और अनिच्छा से सहमत होता है। जिस तरह से आप एक दूसरे को आदमी में पेश करते हैं नाम थुट्टी के रूप में प्रकट होता है। हालांकि वह अपने काम या परिवार के बारे में बात नहीं करता है। थोड़ी देर बाद यह धूमिल होने लगता है और बॉस के पास के यात्रियों को दूसरी ओर से 2 आंकड़े उनके पास आते हैं जो उनका सामना करने के लिए तैयार होने से डरते हैं। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए आंकड़ेली और शाना के अलावा और कोई नहीं थे। किसी तरह वे फिर से ग्राउंड जीरो में समाप्त हो गए जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। यह यहाँ और भी अजीब हो जाता है क्योंकि वांग अभी भी रस्सी के एक छोर को पकड़े हुए हैं। जब उसने अचानक बात का अनुभव किया और एक दूसरे से सटे होने के बावजूद उसे दूसरे छोर से खींच लिया। सुरंग सीधी है लेकिन फिर भी यह अंतहीन लूप की तरह लोगों को बार बार एक ही जगह ले जाती है। हमने यह महसूस करते हुए शीर्षक निर्धारित किया कि वे फंस गए हैं। कम से कम यह सुझाव देता है कि हर कोई अपने खाद्य पदार्थों के माध्यम से राशन पर उन्हें बुद्धिमानी से प्राप्त करता है। फिर चारों आदमियों को उस जगह का अच्छी तरह से निरीक्षण करना था। तीनों औरतें और ऑटिस्टिक कहावत बॉस के अंदर आराम करती है। केवल 30 मिनट हुए हैं, लेकिन जब वह उठती है तो उसे पता चलता है कि पूरा बॉस धूल में ढंका हुआ है। चकित वह सभी को जगाती है और जल्दी से बाहर भागती है। उसी समय पुरुषों को भी रॉबिन बस को जीर्ण शीर्ण स्थिति में पाता है। टोनी तुरंत जांच करने के लिए जाता है कि मुझे अंतर दिखाई देता है कि सब कुछ सड़ा हुआ हो गया है। यह साबित करता है कि न केवल सुरंग अंतहीन है बल्कि समय भी बहुत अलग तरीके से चलता है। यहाँ बाहरी दुनिया का 1 घंटा यहाँ 1 सप्ताह के बराबर होता है। जब वे वापस बस में लौटते हैं तो पूरी सुरंग का एक नक्शा उनका इंतजार कर रहा होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इसे गिरा दिया और बिना किसी निशान के छोड़ दिया। ली ने अनुमान लगाया कि कोई उनके साथ खेल रहा है और तुरंत चुनौती लेता है।
वो मेज पर नक्शा रखता है और उस जगह का विश्लेषण करना शुरू कर देता है जहां रोशनी अप्रत्याशित रूप से बाहर जाती है और जब वे वापस आती है तो ली गायब हो जाती है। खूनी निशान देखा जाता है जो समूह अबली के अपहरण या संभवतः मारे जाने के साथ थके हुए हैं। गंभीर आदमी वह समूह का प्रभार लेती है। खूनी पगडंडी उन्हें एक दीवार तक ले जाती है जो उसे तोड़ने पर खोखली प्रतीत होती है। वे एक अजीब कमरे में आते हैं जिसमें बहुत सारी वांछित तस्वीरें हैं, कटे हुए हाथों का एक गुच्छा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इंजीनियरिंग आरेख जहां यह दर्शाता है कि कुल मिलाकर 6 अलग अलग सुरंग हैं, जिनमें से एक को दूसरे तक ले जाना है। वह कहता है कि बचने के लिए उन्हें सभी 6 सुरंगों को पार करना होगा। वो यह भी मानता है कि इस गुप्त कमरे में एक प्रवेश द्वार होगा जो दूसरी सुरंग की ओर ले जाएगा। क्योंकि समूह कमरे की खोज जारी रखता है, उन्हें एक अजीब कैलेंडर मिलता है जिसमें 15 जुलाई को सभी तिथियों के साथ केन को पता चलता है कि यह एक सुराग है। और जब वह कैलेंडर को तोड़ देता है, दीवार के एक गुप्त लकड़ी के दरवाजे का पता चलता है। जब हर कोई कमरे में टेलीविजन छोड़ देता है, एक महिला जो समूह के बगल में एक छोटी सी गुफा के अंदर फंसी हुई है, दूसरी सुरंग में प्रवेश करती है, जो अजीब तरह से उनकी बस भी उसी स्थान पर खड़ी है। आश्चर्य है कि क्या वे ग्राउंड जीरो बटन पर पहुंचे हैं और यह महसूस करते हैं कि सुरंग बिल्कुल एक ही है लेकिन एक अलग समय क्षेत्र में है। समूह जल्दी से बस के अंदर होता है जो अब कांटेदार तार से लिपटा होता है और भोजन की तलाश शुरू करता है। उन्हें इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन मिलता है, लेकिन इस समय तक ड्राइवर टोनी शत्रुतापूर्ण और लालची हो गया है। वो एक सीट पर एक बंदूक पाता है और दूसरों को धमकी देता है कि वे अपने जीवन के लिए डरते हुए सभी खाद्य पदार्थों को सौंप दें। समूह अनिच्छा से अनुपालन करता है क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन सभी को तुरंत भूख लगती है और यह धीरे धीरे समूह को जानवरों में बदल रहा है। थोड़ी देर बाद मॉडल सारा अब और भूख सहन कर सकती है, इसलिए वह तत्काल नूडल्स के एक पैकेट के बदले एक सौदे के साथ टोनी के पास जाती है। वह अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार है। टोनी तुरंत भावुक प्यार करने के लिए सहमत हो जाता है जबकि वे उस पर होते हैं। वांग बस के अंदर चुपके और खुद के लिए एक पैकेट पकड़ लेता है। वेन एक प्रतिभाशाली, हालांकि टोनी इसकी हवा पकड़ता है और उसे एक युक्ति रिक्त स्थान पर मारना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह बीमा आदमी को खत्म कर सके, कोई उसे जल्दी पीछे से रोक देता है। समूह के बाकी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और आज सुबह होने के बावजूद हत्या को देखकर स्तब्ध हैं। जैसा कि मैं चिंतित हूं, और वह भोजन के एक पैकेट की तलाश शुरू कर देता है जिसे उसने पहले गिरा दिया था। जब वह बस के नीचे झुकता है तो उसे एक मैनहोल मिलता है जो समूह तुरंत बस को धक्का देता है और मैनहोल में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से वे एक और रहस्यमय कमरे में पहुंचते हैं। इसमें कुछ अजीब तस्वीरें और कटे फटे मानव अंग भी हैं और इसके अलावा टेलीविजन दिखाता है कि महिला पहले धीरे धीरे गुफा के अंदर डूब रही थी। समूह की अवहेलना करते हुए एक निकास दौड़ की खोज की और फिर से वही कैलेंडर पाया। इसे हटाने पर एक और गुप्त दरवाजे का पता चला जिससे सभी लोग गुजरते हैं और वे अंततः तीसरी सुरंग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके आश्चर्य की बात यह है कि यह सुरंग बस के मौजूद होने से पहले की तुलना में गीली और गहरी है। वहाँ लेकिन भोजन के लिए बेताब कृंतकों और सांपों ने इसे खत्म कर दिया है। हमें कुछ सड़े हुए नूडल्स चाहिए, जिसे वह तुरंत इस स्थिति में देखकर पछताते हैं। सैम और हेंडरसन शराब से बच गए हैं, तेजी से आक्रामक हो गए हैं और पूरे अतीत की मांग करते हैं। जब वह मना कर देती है तो वह आश्चर्यजनक रूप से एक बंदूक लाता है और बंदूक की नोक पर सभी का भोजन चुरा लेता है। लेकिन इसके बाद भी उसके आतंक का राज जारी है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी उनमें से एक की मृत्यु होती है तो उन्हें एक गुप्त मार्ग मिलता है। उदाहरण के लिए, जब टोनी को गोली मारी गई तो मैनहोल में उसका अपहरण कर लिया गया था और स्की ने शेष बचे लोगों में से एक को गोली मारने की धमकी दी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उस जगह से बच जाए जहां जान उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग नहीं सुनता। इसके बजाय वह मासूम जिम को शैनन के कंधे पर गोली मारने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद पागल जुड़वा बच्चों को पास के कमरे में ले जाता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। जब फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, हाथ कई बार फायरिंग करके उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। गरीब ऑटिस्टिक बॉय पाक बस रोक सकता है क्योंकि उसकी बहन धीरे धीरे उसे नियंत्रण से बाहर वजन पड़ती है और सारा का गला घोंटने का प्रयास करती है। इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, कोई अतिरिक्त 2 लोगों के साथ उसे पीछे से पेल देता है, जिससे समूह गुप्त मार्ग ढूंढता है जो वे मजबूर सुरंग तक पहुंचते हैं, जो एक साइकेडेलिक सुरंग है। बस जिम श्रम में जाती है और पाकमैन इंटरजेनिक के साथ किनारे पर आराम करती है। सारा को मालिक की जांच करनी थी। जगह की साइकेडेलिक प्रकृति सारा को मतिभ्रम कर देती है और वह लोगों को डरा हुआ देखने लगती है। वह बॉक्स से बाहर आती है और विपरीत दिशा में जाती है जहाँ कई शव पड़े हैं। वह एक दर्पण देखती है और वह उसमें देखती है कोई पीछे से उसके पास आता है और उसे खत्म कर देता है। इस बीच वह जेन के पास लौटती है जिसने शेष 3 को एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर आगे बढ़े, लेकिन साथ ही यह पता चला है कि छोटे लड़के की मृत्यु हो गई है।
चान जेन को चलते रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रबंधन करता है कि वह एक चाकू निकालता है और उसे मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात है कि थोड़ी देर बाद वह एक गुप्त परिसर में जागता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी प्रकार के प्रयोग से जाग गया है, जिसे हम एक शीर्ष गुप्त सैन्य बैठक में ले जा रहे हैं। यहीं पर आर्मी जनरल के सामने सब कुछ सामने आता है कि जेम्स फिल्म की शुरुआत से सीरियल किलर पकड़ा गया है। समस्या यह है कि उसे एक कार के मलबे से पकड़ लिया गया था और वह पूरी तरह से वानस्पतिक अवस्था में था और अब वह कोमा में पड़ गया है। जेम्स ने कई महिलाओं का अपहरण और हत्या कर दी थी, लेकिन सियरा नाम की एक विशेष रूप से अभी भी जीवित होने की अफवाह है। दिक्कत यह है कि सीरियल किलर के अलावा किसी को नहीं पता कि वह कहाँ बंद है, और चूंकि वह कोमा में है इसलिए उससे पूछताछ करना असंभव है, और इसलिए सेना ने देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। उनकी योजना जेम्स के साथ स्मृति आधान करने की है ताकि उसके अवचेतन में टैप किया जा सके और अंततः पीड़ितों के ठिकाने के बारे में पता लगाया जा सके। तल संस्थान के एक उल्लेखनीय मनोचिकित्सक ने अंततः जेम्स की चेतना में तोड़ दिया और कुछ सुराग पाए, जैसे कि एक चिकित्सक के रूप में पता चला है कि वह कोई और नहीं बल्कि सेना के जनरलों में से एक था, जो दर्शाता है कि उन्हें जेन में विश्वास करने की आवश्यकता है क्योंकि वह अन्य सभी से ऊपर है, पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित है। पता चला कि पीड़ित सियाराई कोई और नहीं बल्कि चिन की पत्नी है। यह वह जगह है जहां सभी घटनाएं समझ में आने लगती हैं, क्योंकि हमने पहले जो कुछ देखा वह जेम्स के अवचेतन के अंदर हुआ था। हालांकि चान का काम खत्म नहीं हुआ है और कल के प्रयोगों से वह दीवार पर एक कैलेंडर से प्रारंभिक सुराग खोजने में कामयाब रहा और उसकी पत्नी जेल में है, चैनिंग नदी के पास। लेकिन अगले 36 घंटों में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है। नदी के दोनों किनारों पर सभी बच्चे पूरी तरह से नदी के पानी से भर जाएंगे और सीआरएस के जीवन को जोखिम में डाल देंगे, क्योंकि जनरल को टैप करने की आवश्यकता है जेम्स का अवचेतन कल एक बार फिर से, ताकि वह उस रात सीआरएस के सटीक स्थान के बारे में अधिक सुराग पा सके, क्योंकि जेन खुद बैठा है। सेना के जनरल प्रगति जिम के बारे में उससे संपर्क करते हैं और अपना अनुभव साझा करना शुरू करते हैं, और इसलिए जेम्स होश में है। यह याद करता है कि 15 जुलाई 1996 की तारीख अक्सर कैलेंडर पर दिखाई देती थी। प्रमुख बताते हैं कि यह वह तारीख है जब सीरियल किलर के माता पिता दोनों की मृत्यु उस घातक दिन के दौरान हुई थी। उसके पिता को पता चला कि उसकी मां का एक ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच एक बड़ी बहस हुई जो उसकी मां के साथ समाप्त हो गई, जो खुद अकल्पनीय करने से पहले अपने पिता को छुरा घोंप रही थी। जेन रहस्योद्घाटन से चकित है, लेकिन वह अपने अनुभव को साझा करना जारी रखता है। वह कहता है कि जेम्स की आंतरिक दुनिया में वह अपने अंधेरे पक्ष और उसके अच्छे पक्ष दोनों को देखने में सक्षम था, लेकिन अंत में अच्छा पक्ष विफल रहा। सीरियल किलर खुद वास्तव में एक टनल इंजीनियर था, और जब वह कोमा में चला गया तो उसने अपनी अराजक चेतना के प्रतीकात्मक वाहक के रूप में अपने मस्तिष्क में एक सुरंग स्थापित करना शुरू कर दिया। उसकी चेतना में सुरंग सिर्फ एक मृतपाश है जो कहीं नहीं जाता है। जब चौकीदार जेम्स के पास दिमाग होता है तो उसका प्रारंभिक लक्ष्य उसे इस अंतहीन पाश से बाहर ले जाना था, ताकि जेम्सन को कोमा से जगाया जा सके। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे लिए इतने सारे स्लिप पर्सनैलिटी होंगे। जॉन कैसे उन सभी के साथ संवाद करे ताकि वह अपनी पत्नी के कारावास के बारे में सुराग ढूंढ सके। उनका नया मिशन इन व्यक्तित्वों के बीच असली अपराधी को ढूंढना और जवाब के लिए उससे पूछताछ करना था। जैसा कि वह इन व्यक्तित्वों के साथ बंधा हुआ है, उन्होंने उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। सबसे अच्छा ली था जो जेम्स के स्वस्थ और तर्कसंगत पक्ष से मिलता जुलता था। उम्मीद थी कि यह व्यक्तित्व दूसरों से आगे निकल सकता है और चीजों को इस पाश से बाहर निकाल सकता है। दुर्भाग्य से लाइट बंद होने के बाद वह अचानक गायब हो गया। सुरंग में इस व्यक्तित्व के गायब होने से स्थिति में अराजकता फैल गई। दूसरा व्यक्तित्व ड्राइवर टोनी था, जो अंततः हिंसक हो गया। यह जेम्स के हिंसक व्यक्तित्व जैसा दिखता है। तीसरे और चौथे व्यक्तित्व का वजन था और सारा, जो जेम्स की अपनी माँ और पिता के आंतरिक प्रक्षेपण से मिलती जुलती थी। उनके पिता एक बीमा विक्रेता थे। खैर, उनकी माँ एक मॉडल थी। दुख की बात यह है कि जब पिता ने जेम्स को गाली दी तो उसकी माँ ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की और इसके बजाय अपने ड्राइवर के साथ संबंध बना लिया। इसका प्रतिनिधित्व तब किया गया जब सारा ने ड्राइवर टोनी के साथ सिर्फ भोजन के लिए बाहर निकला। पांचवी गर्भवती महिला जंग थी, जो एक माँ की आदर्श छवि से मिलती जुलती थी। हालांकि यह एक अच्छा व्यक्तित्व है, इसने उसके अंधेरे पक्ष को काफी दबा नहीं दिया, इसलिए यह अपने कयामत से भी मिला। छठी और सातवीं व्यक्तित्व जुड़वा थे, जो उनके बचपन के व्यक्तित्व ऑटिस्टिक अजीब नारीवादी से मिलते जुलते थे, लेकिन गणित और अंतरिक्ष भौतिकी में बहुत प्रतिभाशाली थे। लेकिन एक और व्यक्तित्व है जो बस में नहीं था। यह सबसे उग्र व्यक्तित्व है और हमेशा अंधेरे में छिपा रहता है। यह वह व्यक्तित्व है जिसने ली, चालक टोनी और वान को गुप्त रूप से मार डाला। लेकिन अधिक जानने के लिए जेन को एक और प्रयोग की आवश्यकता है।
अगले दिन आता है और वह स्मृति आधान के दूसरे चरण से गुजरती है और इस बार वह सीधे छात्रों का सामना करता है और अपनी पत्नी के ठिकाने की मांग करता है। हालांकि कोल्ड ब्लडेड किलर इतनी जल्दी जानकारी देना नहीं चाहता। इसके बजाय वह इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि वह अपने पिता को मारने के लिए अपनी मां से कैसे नफरत करता है। महिलाओं के प्रति यह असुरक्षा इसलिए है कि वह उनका अपहरण करता है और उन्हें इतना कहकर खत्म कर देता है कि वह आपको अपने अवचेतन के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है, जहां उनके जीवन की विभिन्न घटनाएं खेली जा रही हैं। हालांकि अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उन सभी की अवहेलना करते हैं और सामना करते हैं, ऑटिस्टिक व्यक्तित्व पार्क जेम्स के व्यक्तित्व में सबसे कमजोर है। वह अपनी पत्नी के स्थान के निर्देशांक को छोड़ने के लिए लड़के के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन फैंग उसे रोक देती है, जिसके बाद जेन को एक सिनेमा हॉल में ले जाया जाता है जहां वह सुरंग के अंदर सभी हत्याओं के पीछे असली बुराई का सामना करता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होता है। जेम्स के लिए यह पता चला है कि अवचेतन इतना गड़बड़ और दुष्ट है कि जो इसे देखता है वह भी एक सीरियल किलर की तरह सोचने लगता है। दुष्ट शान बताता है कि वह नहीं चाहता था कि कला को बचाया जाए, इसलिए उसने एक एक कर सुरंग के अंदर के लोगों को मार डाला, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल था। अचानक डरा हुआ ऑटिस्टिक लड़का पार्क मंच पर दिखाई देता है और इसी तरह जॉन की पत्नी पार्क धीरे धीरे उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी क्षण में वह यह सोचकर पीछे हट जाता है कि यह रियलिटी के लिए सही मौका है और इस डरे हुए लड़के के पास जाता है और जागने और बताने का अनुरोध करता है। अधिकारियों ने अपनी पत्नी के स्थान और आश्चर्यजनक रूप से पार्क इदरीस के बारे में बताया और चले गए तो दुष्ट जीएम उसे एक अलग सेटिंग में ले गया, एक अंतिम तस्लीम के लिए तैयार होने के लिए जल्द ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया जब असली शान को लगता है कि वह विजयी है। दुष्ट जान का एक और क्लोन यह दर्शाता है कि वह विनाशी है। कहीं और बारिश शुरू हो गई है और सियारम पानी में लगभग गर्दन गहरा है। यह केवल कुछ ही मिनटों की बात है जब वह जेम्स के अवचेतन में वापस मौत के लिए डूब जाती है। असली शैनन उसे अपनी दुनिया में वापस जाने की विनती करता है, लेकिन उसका दुष्ट डोppelganger सुनने से इनकार कर देता है। तभी असली भगवान एक योजना के साथ आता है और उसे पता चलता है कि अगर वह कल्पनीय बुराई करता है शान भी मर जाएगा और इसके साथ जेम्स के अंदर की सारी बुराई दूर हो जाएगी। और जैसे ही वह अपनी योजना के माध्यम से जाता है, दुष्ट मंत्र अस्पताल में दूर हो जाता है। जेम्स एक पूरी तरह से बदले हुए आदमी के रूप में जागता है और वह तुरंत अधिकारियों को सियार स्थान के बारे में इस तरह बताता है। सियार समय पर बच जाता है, लेकिन जीएन फिल्म को नहीं जगाता है और कहता है कि वह अंतहीन सुरंग में घूमता है। यह दर्शाता है कि वह कभी घर नहीं लौटेगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।